ओके, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो जैसे कि आपको पता है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। हम ओह्म्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखकर दिखाएंगे। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि वेक्टर फॉर्म में हम कुछ वेक्टर क्वांटिटीज को लेकर आएंगे ओह्म्स लॉ के इक्विवेलेंट बनाने के लिए। तो ये अगेन मान लेते हैं कॉपर की किसी भी मेटल की वायर है और इस वायर को हमने एक सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमने ये बेसिक सर्किट बना लिया। मान लेते हैं लेंथ ऑफ वायर एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कैपिटल ए है और करंट आई फ्लो कर रहा है और जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो वी वोल्ट का अप्लाई किया है। अब हम इससे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ बनाएंगे बाय ओह्म्स लॉ। अब आप सबको ओह्म्स लॉ की स्टेटमेंट पता है कि ओह्म्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर के अक्रॉस होता है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। और अब हम V को E इंटू एल लिख सकते हैं। कैपिटल ई यहाँ पे स्टैंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई ए, क्योंकि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है रो इंटू एल बाई ए। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो E इज इक्वल टू वी बाई एल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम V को E इंटू एल लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर आ गया 1 बाई ए आई बाई ए। और मैं उसी स्टेप में ये जो रो है रेजिस्टिविटी उसको नीचे ले जाता हूँ राइट लेफ्ट साइड में। तो कैपिटल ई के नीचे स्मॉल रो आ गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर और आई के नीचे ए आ गया। बट 1/रो किसी भी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को उसकी कंडक्टिविटी कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था। लेटर से इसको अभी हम इक्वेशन 1 कह दें तो 1/रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ऑल्सो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आई अपॉन ए, यानी कि जितना करंट नॉर्मली फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर उसके रेशो को करंट डेंसिटी जे कहा जाता है। तो हम इस नॉलेज को यूज करके इक्वेशन 1 में 1/रो की जगह पे सिग्मा लिख लेंगे कंडक्टिविटी और आई ओवर ए को जे लिख लेंगे। यूज above values from equation 2 and equation 3 in equation 1। तो 1/रो की जगह सिग्मा आ गया इंटू ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम एरो भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। और आई अपॉन ए जे होता है और जे जिसे हम करंट डेंसिटी बोलते हैं वो भी एक वेक्टर है तो उसके जगह पे हम जी वेक्टर ले सकते हैं। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया कि जो करंट डेंसिटी जे होती है वो सिग्मा इंटू ई के इक्वल होती है, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रोल ई कैपिटल ई प्ले करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के जगह पे हम करंट डेंसिटी को मेजर करते हैं। सो आपको ये याद रखना है व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। ओके, आगे मूव करते हैं, कुछ और नॉलेज लेते हैं। वी नो, अब हमने प्रीवियस क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव किया था
कि जो एक वायर में करंट होता है आई, उसको हम NaEVD लिख सकते हैं। स्मॉल n यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन C, कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस रिलेशन को हम पहले डिराइव कर चुके हैं और हम यहाँ से थोड़ा सा अपने हिसाब से I को V बाय R भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V ओवर R। और ऐसे ही जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हम स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल एम इंटू टो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन भी हमने पहले डिराइव किया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, capital E the electric field apply, small m the mass of electron and to average the average relaxation time के बराबर होता है। तो मैंने Vd के जगह ये लिख दिया और I के जगह V by R लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से V by R को बराबर लिख सकते हैं एंड ये स्मॉल ई मल्टीप्लाई होके E स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल A बाय स्मॉल m इंटू टो एवरेज। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह V बाय L लिख लिया, बिकॉज किसी भी वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। ये रिलेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाय L से रिप्लेस कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो कई बार कई चीज़ों का रिजल्ट जब आता है तो हमें समझ में आ जाता है हम सब ये क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या सीखने को मिला, क्या पर्पस था। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। अभी तो जस्ट हम फार्मूलाज को यूज करके अपना एक रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालना है। तो हम यहाँ से कैपिटल V से ये कैपिटल V कैंसिल हो जाएगा और मैं यहाँ से कैपिटल R को बाकी वेरिएबल से अलग कर लेता हूँ। तो अगर मैं कैपिटल R जिसे रेजिस्टेंस ऑफ वायर कहते हैं उसको बाकी जो वेरिएबल इस अभी आए हैं उनसे अलग कर लूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कैपिटल R बराबर आ जाएगा स्मॉल m ओवर NE स्क्वायर टो इंटू L बाय A। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वायर का रेजिस्टेंस रो इंटू L बाय A होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में R को रो इंटू एल बाय ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम बहुत नियर हैं अपने जो रिजल्ट लेना चाहते हैं। अब एल बाय ए से एल बाय ए दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक तरह से हमने वायर की रेजिस्टिविटी का भी अब रिलेशन निकाल लिया। तो ये भी अब एक फार्मूला की तरह बन गया, तो इसीलिए मैं इसको एक बॉक्स में रख देता हूं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर या कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर या वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो इस फार्मूले से मेजर की जाती है, स्मॉल m ओवर NE स्क्वायर टो। इन सारी टर्म्स का मीनिंग मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल n और ऐसे ही टो। तो ये भी रिलेशन आपको लर्न भी करना है और डिराइव भी करना आना चाहिए। तो आपको ये दोनों नॉलेज करंट इलेक्ट्रिसिटी से पता होने चाहिए। नंबर 1 द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड हाउ टू मेजर द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो है द कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग फॉर कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स।
अब ये कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर्स क्या होती है? अब क्या होता है, जो रियल लाइफ में एक कार्बन रजिस्टर होता है जिसके ऊपर एक सेरेमिक की कोटिंग की होती है, वो बहुत छोटे साइज का होता है। इतना छोटा कि आप समझ लीजिए राइस ग्रेन जैसे चावल का दाना होता है। तो आपको पता है राइस का ग्रेन बहुत छोटा होता है। अब इतने छोटे राइस ग्रेन के दाने के साइज के इक्वलेंट किसी पे उसकी वैल्यू को लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसकी अगर वैल्यू 12 इंटू 10⁻³ ओम है, तो उसको प्रिंट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत छोटा साइज का लिखा जाएगा। और अगर लिख भी दे तो उसको रीड करना भी बहुत मुश्किल है, आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू को रीड करने के लिए। अब इन दोनों मुश्किल को दूर करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक अडॉप्ट की हुई है। वो टेक्निक क्या है कि जैसे मैं ये मैग्नीफाइड व्यू दिखा रहा हूँ एक कार्बन रजिस्टर का, तो किसी भी कार्बन रजिस्टर पर एक्चुअली में ऐसे रिंग्स बने हुए होते हैं। तो उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे 4 रिंग्स होते हैं, राइट। उसमें 3 रिंग एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और जो लास्ट रिंग है वो बाकी 3 से सेपरेट होता है, जिसे फोर्थ रिंग कहते हैं। तो ये 4 रिंग्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इसको इसलिए थोड़ा दूर रखते हैं ताकि हमें पता हो कि हमें 1 रिंग कहाँ से रीड करना है। तो जो 3 रिंग क्लोज है वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो ये 1 रिंग होगा, ये 2 रिंग होगा, ये 3 रिंग और ये 4th रिंग। तो ये अलग अलग कलर के रिंग्स उसकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ऐसे रिंग बन जाते हैं। अब ये रिंग्स के कलर हमें कैसे उसके वैल्यू को पता लगाने में मदद करते हैं वो हम सीखेंगे। उसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस को कैसे हम यूज करेंगे कलर कोडिंग के लिए। तो हर कैपिटल लेटर एक्चुअली एक कलर को सिग्निफाई कर रहा है। जैसे पहला जो बी है दैट स्टैंड्स फॉर ब्लैक, दूसरा जो बी है दैट स्टैंड्स फॉर ब्राउन। तो जैसे कलर की शेड कम हो रही है तो ब्लैक काफी डार्क होता है, ब्राउन थोड़ा कम डार्क होता है। थर्ड रेड कलर को सिग्निफाई करता है। फोर्थ ऑरेंज कलर को सिग्निफाई करता है। वाई येलो कलर को सिग्निफाई करता है। जी ग्रीन कलर को सिग्निफाई करता है। फिर बी ब्लू कलर को सिग्निफाई करता है। वी वॉयलेट, जी ग्रे एंड डब्ल्यू वाइट। तो इस सेंटेंस को याद करके और इन कलर्स को याद करके हम आगे चलते हैं। बी फर्स्ट बी फॉर ब्लैक, सेकंड बी फॉर ब्राउन, ऐसे ही रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। अब हर कलर को हम नंबरिंग देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो जैसे हमने ये नंबरिंग दे दी जिस ऑर्डर में आ रहे हैं, हमने बस अल्फाबेटिकली उनको नंबर दे दिया 0 to 9। तो 0 से 9 ये नंबरिंग हो गया। ये जो कलर कोडिंग है ये फर्स्ट 3 बैंड्स के लिए, फर्स्ट 3 बैंड्स के लिए, क्योंकि 4 रिंग्स होते हैं, 4 बैंड्स होते हैं। तो 3 बैंड्स के लिए हम ये कलर यूज करते हैं, और जो 4th बैंड बचा उसके लिए 2 अलग से कलर यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट इज गोल्ड कलर एंड अदर इज सिल्वर कलर। कई बार 4th बैंड का कलर मिसिंग होता है तो नन भी हो सकता है, मतलब नो कलर। नन मीन्स नो कलर, कि 4th बैंड एक तरह से मिसिंग होगा, राइट। इन पे नंबरिंग नहीं होती है। इन पे अगर गोल्ड है तो ±5% वो सिग्निफाई करता है। अगर सिल्वर कलर का बैंड है, रिंग है, तो 10%। और
नन कलर है तो 20%। तो अब जरा इस पूरी नॉलेज को हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी कार्बन रजिस्टर का वैल्यू को फाइंड करने में इस नॉलेज को यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल ही लेते हैं हमारी बुक से। तो एग्जांपल 3.21 में वो कह रहा है, इस एग्जांपल तो से करने से पहले मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कराता हूं, तभी एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। सपोज द ऑर्डर ऑफ 4 bands or rings in a carbon resistor are blue, violet, white and silver. Find the resistance value। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है, ऑफ कोर्स बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो वो कहता है कि जो 4 रिंग्स या बैंड्स बनते हैं किसी भी कार्बन रजिस्टर में, उनके ये कलर दिए हुए हैं। फर्स्ट कलर ब्लू, सेकंड कलर वायलेट, थर्ड कलर वाइट और फोर्थ कलर सिल्वर। कोई भी इन कॉम्बिनेशन में से वो कलर दे सकता है। आपको उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है, देखिए कैसे। अब पहला कलर ब्लू है और ब्लू कलर के लिए आप ऊपर के टेबल से देख सकते हो हमने 6 नंबर लिया है, तो हम यहाँ से 6 लिख लेंगे। सेकंड कलर वायलेट है, उसके लिए 7 लिया है तो उसे 7 लिख लेंगे। थर्ड कलर वाइट है, उसका 9 है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि थर्ड कलर की जो वैल्यू होगी वो 10 की पावर में आएगी। तो फर्स्ट 2 कलर तो सीधे सीधे आएंगे। जैसे फर्स्ट कलर ब्लू था तो 6 आ गया, सेकंड कलर वॉयलेट है, थर्ड कलर 9 है तो वो 10 की पावर में लिखा जाएगा 9। और ऐसे ही फोर्थ कलर सिल्वर है जिसके लिए प्लस माइनस 10% है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहले 2 बैंड्स के नंबर को ऐसे ही लिख लो 67, इंटू करके जो थर्ड बैंड था उसे 10 की पावर में लिख लो 9। और इसे टॉलरेंस लिमिट कहते हैं, जो पीछे सिल्वर कलर रिप्रेजेंट करता है। टॉलरेंस लिमिट मतलब भी वैल्यू क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन पाती है, तो प्लस माइनस 10% की टॉलरेंस लिमिट है। यानी कि जो ये वैल्यू है उससे 10% ज़्यादा भी हो सकती है और 10% कम भी हो सकती है। तो ये फोर्थ बैंड के कलर को टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं कि कितना लिमिट के अंदर वैल्यू हो सकती है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में आपको ये कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर समझ में आ गया होगा। इसको प्लीज थोड़ा सा टाइम देकर इन कलर्स को और इस सेंटेंस को याद कर लेना। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। और हर कलर को जो कलर है और हर कलर के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, ये समझने के बाद अब हम एग्जाम्पल 3.21 पे आ जाते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं करवाया, क्योंकि इसमें उल्टा काम करना है। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने अपनी तरफ से कराया है उसमें तो 4 बैंड्स गिवन थे, वैल्यू निकालना था, जबकि इसमें वो कलर्स पूछ रहा है, तो ये रिवर्स हो गया। जैसे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट a carbon resistor of value 3700 plus minus 10% ओम। तो ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। हमें एक कार्बन रजिस्टर की वैल्यू पहले से ही गिवन है और हमें उसके कलर्स बताने। वैसे तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले 3700 प्लस माइनस 10%, इसको हम
10 की पावर 2 में लिख लेते हैं। जैसे पहले मैंने 37 को तो सिंपल कॉपी कर लिया, और आप सबको पता है 100 10 की पावर 2 होता है और प्लस माइनस 10% पीछे है। तो पहले मैंने इसको ऐसे करके लिख लिया, पहले दो नंबर्स, फिर 10 की पावर 2 में और फिर प्लस माइनस 10%। अब हम देख लेते हैं कि किसके लिए कौन सा कलर है। जैसे पहला नंबर 3 है, तो अगर हम 3 कलर देखें अपने टेबल से तो वो ऑरेंज कलर को सिग्निफाई कर रहा था। आपको मैं दोबारा से टेबल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ऑरेंज 3 कलर था जिसे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। 7 कलर वायलेट का था और 2 पावर 10 की पावर 2 रेड का था। तो पहला जो 3 है वो ऑरेंज हो जाएगा कलर, जो 7 है वो वायलेट हो जाएगा, जो 10 की पावर 2 है वो 2 पावर रेड कलर के लिए हो गई, और इसमें भी टॉलरेंस वैल्यू प्लस माइनस 10% है, तो फोर्थ कलर सिल्वर होगा। तो इसका जो 4 रिंग्स होंगे उनकी जो कलर का ऑर्डर होगा वो होगा ऑरेंज इज द फर्स्ट रिंग, वायलेट कलर इज द सेकंड रिंग, थर्ड कलर या थर्ड रिंग इज रेड, एंड फोर्थ रिंग इज ऑफ सिल्वर कलर। तो दिस इज कॉल्ड द कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। तो छोटा सा टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता है। हाँ, 1 मार्क में आ जाता है कि आपको या तो कलर्स दे देगा, वैल्यू निकालने को बोलेगा जैसे मैंने इसे क्वेश्चन में किया, या उल्टा दे देगा कि वैल्यू दे देगा और कलर्स निकालने को बोलेगा। तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, तो अब हम फर्दर टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। वैसे तो आपने इसको छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि हम रेजिस्टेंसेस को कैसे जोड़ते हैं। ऑफ कोर्स सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं। तो 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, वन इज सीरीज मैंने कैपेसिटर में भी बताया था। इसमें 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर ऐसे एक लाइन में लगे हुए होते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस एक लाइन में होते हैं तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम फ्लो करता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के अक्रॉस मिलता है वो अलग अलग होता है। बाय ओम्स लॉ की पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें किसी भी डिवाइस या लोड के अक्रॉस निकालना है तो उसके आई और आर का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ये डायग्राम में सीरीज कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जिसमें सेम करंट फ्लो करता है, सेम वैल्यू का करंट फ्लो करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट वैल्यू का आता है। ओके, तो आपको ये पहला कॉम्बिनेशन याद रखना है। एक फार्मूला भी याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन से, कि जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उनकी टोटल वैल्यू उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होती है। दैट इज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। द series value is always greater than the largest individual value। ये छोटी सी बात भी याद रखनी है कि सीरीज वैल्यू का जो आंसर आएगा वो हमेशा बड़ा होगा जो लार्जेस्ट इंडिविजुअल वैल्यू है।
क्या मतलब कि अगर मान लो एग्जामिनर हमें पूछता है कि 3 ओम 5 ओम और 6 ओम सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इसकी लेटर से हम टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं, जो बहुत इजी है, बस हमें इन तीनों को ऐड कर लेना है। तो ये 13 ओम हो जाएगा। अब आपको पता है जो इंडिविजुअल लार्जेस्ट वैल्यू है वो 6 ओम है, 3 4 और 6 में से, लेकिन जो सीरीज का आंसर आ रहा है वो उससे भी बड़ा है, तो वो 6 ओम से भी बड़ा हो गया, यानी कि 13 ओम हो गया। तो सीरीज वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल वैल्यू। इस नॉलेज को भी आप सीरीज से रिलेटेड याद रख लेना। अब मूव करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम दो या दो से ज्यादा रजिस्टर ऐसे कनेक्ट करते हैं कि उनकी एक एंड की वायर एक पॉइंट पर मीट करती है और दूसरे एंड की वायर एक कॉमन पॉइंट सेकंड पे मीट करती है, यानी कि कुछ ऐसे जैसे मैंने ये बनाया है, राइट। अब मान लीजिए करंट आई आ रहा है किसी बैटरी से। अब यहाँ पे उल्टा होगा, इसमें करंट हर ब्रांच में अलग अलग जाएगा। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा वहां ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस हाई होगा वहां कम करंट फ्लो करेगा। तो करंट डिवाइड हो गया तीन ब्रांचेस में, और ये करंट ऐसे डिवाइड होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है वो तीनों के अक्रॉस सेम मिलता है। तो फर्स्ट रजिस्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा I1R1, उसकी वैल्यू सेकंड रेजिस्टेंस के इक्वल होगी I2R2, और उसकी वैल्यू थर्ड रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के भी इक्वल होगी, यानी कि I3R3। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। अब ये कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो गई सीरीज से, क्योंकि इन पैरेलल करंट डिवाइड हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है। तो करंट डिवाइड्स बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। तो इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं अगर ऐसा होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल वैल्यू निकाली जाती है वो रेसिप्रोकल ऐड करने पर निकाली जाती है, यानी कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इसका फार्मूला हो गया। और इसमें जो पैरेलल वैल्यू आती है वो स्मॉलेस्ट हो जाती है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल से। द पैरेलल वैल्यू is always smaller than the smallest individual value। अगेन इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। जैसे मान लो हमारे पास तीन रजिस्टर हैं, यही वाले ले लेते हैं। मान लो कि पिछले एग्जांपल की तरह एक 3 ओम का है, एक 4 ओम का है और एक 6 ओम का है, और एग्जामिनर मेरे को पैरेलल वैल्यू का आंसर पूछता है। तो जो पैरेलल वैल्यू होगी वो जो इन तीन वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि 3 ओम, उससे भी छोटी हो जाएगी, राइट। तो पैरेलल वैल्यू हमेशा छोटी कर देता है पैरेलल में जोड़ने पर, और सीरीज में जोड़ने पे वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरे वर्ड में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है सर्किट में तो हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें रेजिस्टेंस को घटाना है तो हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो ये दो बेसिक कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज पैरेलल। ऑफ कोर्स 10th से भी आपको पता होगा, 10th क्लास से। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि देख सकें सीरीज पैरेलल पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है एग्जांपल 3.22। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a wire of resistance 6R
is bent in the form of a circle. What is effective resistance between the ends of the diameter? तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो इसको पढ़कर समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है और उसे हमने एक सर्कल की शेप दे दी। तो लेट अस से ये हमने वायर को एक सर्कुलर शेप दे दिया। अब इसके कोई दो डायामीटर के अलोंग हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ये मान लो डायोमीटर की लेंथ हो गई, तो इन दोनों एंड पॉइंट पर ए और बी पे इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू निकालनी। अब देखो क्योंकि रेजिस्टेंस किसी भी वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ रो एंड ए आर केप्ट कांस्टेंट। अगर हम रेजिस्टिविटी और एरिया को कांस्टेंट रखें तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आपको फार्मूला पता है R इजिकल टू रो इंटू एल बाई ए। अब जब हम इसका सर्कल बनाएंगे हाफ लेंथ ऊपर रह जाएगी, तो ऑफ कोर्स आधा रेजिस्टेंस भी ऊपर हो जाएगा। तो क्योंकि हमें वायर का टोटल रेजिस्टेंस 6R लेने को बोला है, तो इसका मतलब उसका हाफ रेजिस्टेंस ऊपर हो जाएगा यानी कि 3R ओम, और हाफ रेजिस्टेंस नीचे हो जाएगा 3R ओम, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस 6R था, तो हाफ ऊपर हाफ नीचे। अब दूसरा अगर हम देखें तो ये ए और बी पॉइंट के बीच में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक एंड पे करंट डिवाइड हो रहा है। लेट अस से I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है, और दूसरे एंड पे वही करंट मीट हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर करंट एक एंड पे डिवाइड होता है दूसरे एंड पे मीट करता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसके पैरेलल वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस रेसिप्रोकली ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3R प्लस 1/3R। इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, 3R एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/3R। ये 1/RP का आंसर आया है। क्योंकि मुझे RP निकालना है तो एक बार मुझे फिर से इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2/3R को रेसिप्रोकल करूंगा तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कि इस वायर को अगर हम एक सर्कल में कन्वर्ट कर लें तो इसका रेजिस्टेंस 3R/2 ओम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो इसको अच्छे से देख लेना। Let us move on to next example, that is 3.23। उसमें क्या कह रहा है आपको, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। और आपको ये सर्किट गिवन है, इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट। तो पहली फिगर में जो सर्किट गिवन है वो ऐसा है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 20 ओम वैल्यू का, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 30 ओम वैल्यू का, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 50 ओम वैल्यू का। ये आपको फिगर गिवन है। इस पॉइंट को वो ए कह रहा है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो पहले पार्ट में ये सर्किट है, और दूसरे पार्ट में हमें जो डायग्राम गिवन है वो ऐसे गिवन है। तो
ये ए एंड है और ये बी एंड है। ये वाली वैल्यू 8 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है और ये 3 ओम। तो ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के और आसान भी हैं। अब हम फिगर ए की पहले वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इन फिगर ए, अगर हम फिगर ए को देखें सॉल्यूशन में, तो हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में एक ऐसे बैटरी दिखा देते हैं कि ए से करंट एंटर कर रहा है सर्किट के अंदर, ताकि हम पहचान सकें कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। तो हम मानते हैं कि ये ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ से करंट आई आ रहा है। अब हम अगर आई को देखें, यहाँ पे आई दो ब्रांच में जा रहा है, एक 20 ओम की तरफ जा रहा है और एक रास्ता 50 ओम की तरफ जा रहा है। तो लेटर से ये 20 ओम की तरफ I1 गया और 50 ओम की तरफ I2 चला गया, तो करंट डिवाइड हो गया। अब जो करंट 20 ओम से जाएगा, ऑफ कोर्स सेम करंट ही 30 ओम से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट को जाने का एक ही रास्ता है 20 ओम से 30 ओम। तो इसका मतलब कि I1 करंट 20 ओम से फ्लो किया, तो वही सेम I1 करंट 30 ओम से फ्लो किया। अब क्योंकि इस 20 ओम और 30 ओम में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। तो मैं जिसको अभी मैं ये बाउंड्री लाइन में इंक्लोज कर रहा हूं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हम इस सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन फिगर में। तो मैं दोबारा से ये ड्रॉ करता हूं। ये 50 ओम का अपनी जगह पर लगा ही हुआ है ए और बी के बीच में, और इन दोनों की जगह एक 20 ओम सीरीज का वैल्यू का बन जाएगा। अब क्योंकि सीरीज में तो सिंपल ऐड ही होते हैं, तो उनको हम उसी स्टेप में ऐड भी करके दिखा देते हैं। तो सीरीज की वैल्यू 50 ओम हो जाएगी, 20 + 30, राइट। तो ये सर्किट ऐसे रीड्रॉ हो गया। अब इन तीन में से अब दो रेजिस्टर रह गए। अब जो बाकी बचा सर्किट बचा हमारे पास, अगर हम उसको ध्यान से देखें, तो उसमें ये RS और ये 50 ओम पैरेलल में हो गए। किसमें हो गए? पैरेलल में। क्योंकि वो भी हमारे बेसिक उससे क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट आई था वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। I1 इधर जा रहा था, I2 इधर जा रहा था, हमने लेट किया था, और वही I1 इधर से वापस आएगा और यहाँ से I2 आएगा, वो मिल जाएगा। तो करंट एक एंड पे डिवाइड हो रहा है और सेम करंट दूसरे एंड पे मीट हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गए। तो अब हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। 1/RP बराबर हो जाएगा 1/RS, दैट इज 50 ओम प्लस 1/50 ओम। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/RP 50 LCM आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/50 यानी कि 1/25। तो RP 25 ओम हो जाएगा। अब क्योंकि ए और बी के बीच में एक सिंगल रजिस्टर ही रह गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो कितने ओम की होगी? 25 ओम। आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम सीरीज पैरेलल देखते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को आगे मूव करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझने के बाद हम सेकंड फिगर पे आ जाते हैं। अगेन अगर हम सेकंड फिगर को देखें जो हमें गिवन है, वो उसको हम सॉल्यूशन फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये 8 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, फिर यहाँ पे 1 ओम है, और ये ए और बी है पॉइंट्स। अब अगेन हम मान लेते हैं ए से कुछ करंट आया, आई करंट आया। अब वो करंट यहाँ पे जा रहा है,
अब यहाँ पे आके अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे करंट को जाने के दो रास्ते हो गए। मान लो I1 करंट इधर चला गया और I2 करंट इधर चला गया। अब क्योंकि जो करंट इधर को जा रहा है I1 वही 1 ओम में से भी फ्लो करेगा क्योंकि एक ही रास्ता बन रहा है, और यहाँ पे वो I1 और I2 मीट कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्योंकि इस 4 ओम और इस 1 ओम में सेम करंट फ्लो कर रहा है तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो ये जिसको मैंने अब ये उसमें इंक्लोज कर दिया, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। इनकी वैल्यू तो हम निकालेंगे ही, बट साथ साथ हम सर्किट को भी चेंज करके बनाएंगे। तो ये ए से एक 8 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू था। अब ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इनका सीरीज आंसर आ गया, तो मैं इस 4 ओम और 1 ओम की जगह एक RS लगा देता हूँ, दैट विल बी 5 ओम। और ये मिडल आर्म में 3 ओम पहले की तरह लगा हुआ था, तो इसको मैं एज इट इज बना हुआ दिखा देता हूँ और ये B पॉइंट दिखा देता हूँ, राइट। तो मैंने इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। अब बाकी बचे सर्किट को अगेन अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 ओम और ये 5 ओम अब पैरेलल में हो गए। ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन दूसरे पॉइंट पर वही करंट मीट भी कर रहा है। तो करंट I1 I2 पार्ट्स में दोनों ब्रांच में डिवाइड हो गया, बट दूसरे एंड पे ये मीट भी कर रहा है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो अब मैं इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करता हूँ। तो ये A से 8 ओम तो अपनी जगह पे लगा ही हुआ था, और इन दोनों की जगह मैं एक ही वैल्यू लगा देता हूँ जिसे मैं RP नाम दे दूंगा। तो ये सर्किट ऐसे रह जाएगा A और B के बीच में, राइट। तो पहले मैं इस RP की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो ये RP निकालने का एक शॉर्टकट भी है। अगर दो रजिस्टर हो तो आप उनका प्रोडक्ट ले लो। तो ये रहा शॉर्टकट, लगाकर इसको फटाफट कर देते हैं और नीचे सम ले लो। अगर आप रेसिप्रोकल नहीं ऐड करना चाहते हो, थोड़ा टाइम बचाना चाहते हो, तो इसका शॉर्टकट मैंने कैपेसिटर में भी बताया था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, जिन दो वैल्यूज सीरीज पैरेलल में। तो ये हो जाएगा 15 ओम बाय 8 ओम, 15 बाय 8 ओम, राइट। तो ये यहां तक आ गया। अब जो सर्किट बचा ए और बी के बीच में वो सीरीज में हो गया, क्योंकि अब ए से जो करंट चलेगा वही करंट आरपी से भी फ्लो करके जाएगा और बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ए और बी के बीच में सेम ही करंट फ्लो कर रहा है। तो लास्ट फिगर में हम ए और बी के बीच में एक सीरीज रेजिस्टेंस दिखा देंगे, क्योंकि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा ए और बी के बीच में। तो ये 8 ओम जिसे अब मैं आरपी के साथ एक उसमें बॉक्स में इंक्लोज कर रहा हूँ, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, सीरीज में, जिसका ये आंसर आ गया। तो हम, क्योंकि ये फाइनल आंसर है तो इसको भी निकाल लेंगे। तो उसमें 8 ओम की वैल्यू में हम जो पैरेलल की वैल्यू है उसे ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। $79 बाय 8 ओम। आप चाहो तो यहीं पे ही आंसर लिख सकते हो और चाहो तो इसे डिवाइड करके आंसर बता सकते हो। 8 9 जा 72 पे जाएगा, 70 बचेगा, 8 8 जा 64, 60 बचेगा, 8 7 जा 56। तो अप्रोक्सीमेटली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का आएगा वो कितना आएगा, 9.87 ओम। आई होप आप आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कराए, जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए वो आपको क्लियर हैं। नहीं क्लियर हैं तो आप वीडियो को एक बार या दो बार भी देख सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को। सो इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। We will meet in the next class.